हेलो दोस्तों, सिप एकेडमी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संपूर्ण 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1909 तक भारतीय परिषद अधिनियम तक हमने पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। आप सभी वो क्लास ज़रूर देखिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। अब तक हमने भारत का संवैधानिक विकास पर 2 क्लास ली हैं। आज की एक तीसरी क्लास है 1919 का भारत शासन अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पढ़ते हैं। साथियों, 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार कहा है कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। इस घोषणा के क्रियान्वयन के लिए मॉन्टेग्यू यानी तत्कालीन भारत सचिव तथा गवर्नर जनरल लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने संवैधानिक सुधार पर रिपोर्ट बनाई थी। यह रिपोर्ट जुलाई 1918 को प्रकाशित हुई थी और भारत शासन अधिनियम 1919 का आधार बनी थी। इसी क्रम में 23 दिसंबर 1919 को भारत शासन अधिनियम बनाया गया, जो 1921 में लागू हुआ था। इस अधिनियम में उद्देशिका 47 धाराएँ तथा 2 अनुसूचियाँ थी। साथियों, 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। साथियों, इसको क्या बोलते हैं? 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहते हैं। इसमें मॉन्टेग्यू भारत का सचिव था। कौन था? भारत का सचिव कौन है? मॉन्टेग्यू था। और वाइसराय कौन था? चेम्सफोर्ड था। ये सभी आप जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पे इनके फ़ोटो देख सकते हो समझने के लिए। भारत सचिव तो हैं, मॉन्टेग्यू हैं, और लॉर्ड चेम्सफोर्ड कौन है? भारत सचिव हैं। आप अच्छी प्रकार देख सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट पृष्ठभूमि समझते हैं इसकी। 1919 का अधिनियम भारत की स्वशासन की मांग को पूरा नहीं कर पाया था। किसको नहीं कर पाया था साथियों? भारत की स्वशासन की जो मांग थी उसको पूरा नहीं कर पाया था। 1919 में बंग रद्द की घोषणा से मुस्लिमों में भी असंतोष था। लखनऊ पैक्ट 1916 से हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि करना, और लखनऊ अधिवेशन दिसंबर 1916 को हुआ था। उसमें कांग्रेस में एकता। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में होम रूल आंदोलन शुरू हुआ था। यह एक पृष्ठभूमि है और इससे भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना का संचार हुआ था। यह आपको ध्यान रखना है कि ये कैसे आया, किस प्रकार आया, इसके बारे में जानते हैं। घोषणा कब हुई थी? मॉन्टेग्यू की घोषणा कब हुई थी? 20 अगस्त 1917 को हुई थी। कब हुई साथियों? 20 अगस्त 1917 को हुई थी। मॉन्टेग्यू की घोषणा हुई थी। यह एक वादा था जो ब्रिटिश सरकार ने भारत से किया था। अब क्या किया था, कब किया था, कैसे किया था? तारीख है 20 अगस्त 1917। घोषणाकर्ता कौन है? एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू, जो भारत के राज्य सचिव थे, यानी लंदन में बैठे हुए एक बॉस थे। एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू थे जो भारत के राज्य सचिव थे। आसान शब्दों में समझते हैं। स्वराज की पहली आधिकारिक बात की गई थी और यह पहली बार था जब ब्रिटिश सरकार ने सार्वजनिक रूप से यह कहा है कि उनका अंतिम लक्ष्य भारत में उत्तरदायी सरकार यानी रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट या स्वशासन स्थापित करना था। यानी उत्तरदायी सरकार बनाने का लक्ष्य दिया गया था उनको कि स्वशासन स्थापित कर सके। नेक्स्ट बात करते हैं, ज़्यादा भारतीय काम करेंगे। साथियों क्या था? और दूसरा पॉइंट समझते हैं। ज़्यादा भारतीय काम करेंगी यानी प्रशासन के हर विभाग में भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाएगी। प्रशासन में हर विभाग में भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाएगी, यह कहा गया था। और इसका क्या परिणाम हुआ वो जानते हैं। इस घोषणा के आधार पर ही भारत में भारत सरकार अधिनियम 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था, यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लागू किया गया था। यह अधिनियम मई 1919 में ब्रिटिश संसद में रखा गया था। कब रखा गया साथियों? मई 1919 को
में रखा गया था। आपको यह ध्यान रखना है। दिसंबर 1919 में पारित हुआ था। ये कब पारित किया गया था? दिसंबर 1919 में पारित हुआ था। साथियों, यह दिसंबर 1919 में पारित किया गया था। जुलाई 1920 में ब्रिटिश क्राउन के हस्ताक्षर हुए थे और 1 जनवरी 1921 से लागू हुआ था। इस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड जॉर्ज थे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे साथियों? डेविड जॉर्ज थे। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। प्रमुख क्या प्रावधान किए गए थे 1919 के अधिनियम में? प्रमुख प्रावधान कौन कौन से किए गए थे इसके बारे में जानते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी, यानी दोहरा शासन। द्वैध शासन का अर्थ होता है दोहरा शासन। इसके जनक कौन है? लियोनस कर्टिस थे। इसमें प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया है। आपको ये बात ध्यान रखनी है। इसके जनक कौन थे? द्वैध शासन के जनक है लियोनस कर्टिस। और प्रांतीय विषय को 2 भागों में बांटा गया था। वो 2 भाग है, आरक्षित विषय, हस्तांतरित विषय। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया था, आरक्षित विषय व हस्तांतरित विषय। रिजर्व्ड सब्जेक्ट कौन कौन से उसके बारे में जानते हैं। आरक्षित विषय हैं पुलिस, न्याय, वित्त, भू राजस्व, कर, पेंशन, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, खान, कारखाना, बिजली, गैस, श्रमिक कल्याण, सार्वजनिक सेवाएं जैसे महत्वपूर्ण विभाग गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी परिषद के पास थे। और बहुत सारे वैसे छोटे बंदरगाह भी हैं, मोटर गाड़ियाँ हैं इत्यादि इसमें शामिल हैं। जैसे काल सहायता हो गया, वो भी आरक्षित क्षेत्र में, आरक्षित विषय में शामिल था। नेक्स्ट ऑप्शन नेक्स्ट देखते हैं। अपने पास है हस्तांतरित विषय, जिसे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट बोलते हैं, यानी इसमें शामिल विषयों पर कानून बनाने का अधिकार भारतीय मंत्रियों के हाथों में था। यह विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होते थे। इसमें निम्न विषय शामिल हैं। अब कौन से विषय शामिल हैं वो देखते हैं। जैसे शिक्षा है, आबकारी विभाग है, उद्योग है, मापतौल, स्वास्थ्य और स्थानीय स्वशासन जैसे विभाग निर्वाचित मंत्रियों को सौंपे गए, हस्तांतरित किए गए थे। ये शिक्षा, आबकारी विभाग, उद्योग, मापतौल, स्वास्थ्य और स्थानीय स्वशासन जैसे विभाग निर्वाचित मंत्रियों को सौंपे गए थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं साथियों। द्विसदनीय विधायिका। केंद्र में पहली बार 2 सदनों वाली विधायिका स्थापित की गई, जिसमें राज्य परिषद, उच्च सदन और विधानसभा निम्न सदन शामिल थे। द्विसदनीय विधायिका में केंद्र में पहली बार 2 सदनों वाली विधायिका स्थापित की गई थी, जिसमें राज्य परिषद और विधानसभा शामिल थे। राज्य परिषद और विधानसभा शामिल थे। राज्यसभा को तो बोलते हैं उच्च सदन और विधानसभा को बोलते हैं निम्न सदन। आई होप आपको क्लास समझ में आ रही होगी, ये आशा करता हूँ। नेक्स्ट आगे चलते हैं साथियों। सदनों का पूरा विवरण यानी टेबल चार्ट से समझते हैं। आपके सामने ये टेबल दे रखी है, इससे समझते हैं सीटों का बंटवारा किस प्रकार हुआ, कुल सदस्य कितने थे, चुने हुए कहाँ से आए थे, सरकारी नियुक्ति कौन था, कार्यकाल कितना रहा, ये सारी चीज़ें समझते हैं। द्विसदनों की टेबल है ये। कुल सदन में सदस्य हैं। राज्य परिषद में, काउंसिल्स ऑफ स्टेट्स में बात करें तो 60 सदस्य थे और विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली में थे 145, चुने हुए राज्यसभा परिषद में थे 34 और विधानसभा में थे 104 सदस्य चुने गए थे। राज्य परिषद में सरकारी नियुक्तियाँ कितनी हुई थी? 26 हुई हैं और विधानसभा में सरकारी नियुक्ति की बात करें तो 41 है, 41। और कार्यकाल राज्य परिषद का कार्यकाल है 5 साल और विधानसभा का है कार्यकाल 3 वर्ष यानी 5 साल। राज्य परिषद का है 5 साल, विधानसभा का है 3 साल, ये आपको ध्यान रखना है।
विधानसभा का कार्यकाल है 3 साल। सीटों का बंटवारा किस प्रकार हुआ है वो समझते हैं। सीटों का बंटवारा हुआ है 20 तो सामान्य है, 10 मुस्लिम, 3 यूरोपीय और सिख। एक सिख शामिल था राज्य परिषद में। और इसकी बात करें तो सीटों का बंटवारा हुआ है विधान परिषद में 10 मुस्लिम, 3 यूरोपीय, 1 सिख, 52 सामान्य, 30 मुस्लिम, 2 सिख, 9 यूरोपीय, 7 जमींदार और 4 व्यापारी शामिल थे। ये तो विधानसभा की बात हो गई। अब आगे चलते हैं साथियों, इसके कुछ फैक्ट पढ़ते हैं। इस एक्ट के तहत गठित राज्य परिषद में प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 1919 के एक्ट के में गठित राज्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष थे अलेक्जेंडर मुंडीमैन थे। अलेक्जेंडर मुंडीमैन थे जो राज्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष बने थे। राज्य परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष है और केंद्रीय परिषद का कार्यकाल 3 वर्ष है। इसे समझो, केंद्र तो है सेंटर की और राज्य परिषद है राज्यसभा। लोकसभा की बात, लोकसभा तो है केंद्रीय, समझना है आपको वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में, और राज्य परिषद है राज्यसभा। इस एक्ट के द्वारा विषय को 2 सूचियों में विभाजित किया गया है। साथियों, इस एक्ट के द्वारा विषय को 2 सूचियों में बांटा गया है। पहली सूची है संघ सूची, जिसे केंद्रीय सूची भी बोलते हैं। इसमें 47 विषयों को शामिल किया गया है। संघ सूची के अंतर्गत 47 विषयों को शामिल किया गया है। साथियों, आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने मित्रों के संग जरूर शेयर करना है। राज्य प्रांतीय सूची में 50 विषय शामिल किया गया है। राज्य प्रांतीय सूची में 50 विषयों को शामिल किया गया है और केंद्र सूची में 47 विषयों को शामिल किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद इस एक्ट के द्वारा केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान भी किया गया है। किसका साथियों? केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। आपको ये बात ध्यान रखनी है। जैसे यूपीएससी बोल सकते हो आप वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में। इसे लॉर्ड ली की अध्यक्षता में शामिल किया गया है। इस हेतु कौन से बनाई गई थी? लॉर्ड ली की अध्यक्षता में शाही आयोग का गठन 1923 में किया गया, जिसने 1924 में अपनी रिपोर्ट दी थी। 1924 में लॉर्ड ली की अध्यक्षता में शाही आयोग का गठन किया गया था। और गठन तो 1923 में हुआ था और रिपोर्ट 1924 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। इसी ली आयोग की सिफारिश पर 1 अक्टूबर 1926 को केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, जिसे वर्तमान में लोक सेवा आयोग के नाम से जाना जाता है। लोक सेवा आयोग के नाम से जाना जाता है। वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में लोक सेवा आयोग बोलते हैं। साथियों, समझते हैं दोबारा। इस एक्ट के तहत गठित राज्य परिषद में प्रथम अध्यक्ष थे अलेक्जेंडर मुंडीमैन और राज्य परिषद का कार्यकाल है 5 वर्ष। केंद्रीय परिषद का कार्यकाल है 3 वर्ष। इस एक्ट के द्वारा विषय को बंटवारा की 2 सूचियाँ आई थी, संघ सूची और राज्य सूची। संघ सूची में 47 विषयों को शामिल किया गया था और राज्य सूची में 50 विषयों को शामिल किया गया था। नेक्स्ट, इस एक्ट के द्वारा केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन भी किया गया था। इस हेतु लॉर्ड ली की अध्यक्षता में शाही आयोग का गठन 1923 में हुआ था, जिसने 1924 में अपनी रिपोर्ट दी थी। इसी ली आयोग की सिफारिश पर 1 अक्टूबर 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। किसका गठन किया गया था साथियों? केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन 1 अक्टूबर 1926 को किया गया था, जिसे वर्तमान में लोक सेवा आयोग भी कहते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 5 है आपके सामने। इस एक्ट के तहत सांप्रदायिक प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की दायरा को बढ़ाया गया था। और सांप्रदायिक का जनक किसे बोलते हैं साथियों? आपने पढ़ा होगा
लॉर्ड मिंटो को बाद में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है, जो 1909 का भारत परिषद अधिनियम में इसको लागू किया गया था। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है 1909 का भारत परिषद अधिनियम को, यह आपको ध्यान रखना है। और उसी समय लॉर्ड मार्ले थे भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे, आपको यह ध्यान रखना है। इस 1909 का एक्ट के तहत मुख्य उद्देश्य था उनका क्या था, फूट डालो और राज करो की नीति को बढ़ावा देना था। और इसी एक्ट के द्वारा सर्वप्रथम सांप्रदायिकता के आधार पर मुस्लिमों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की भी शुरुआत की गई थी, यह आपको ध्यान रखना है 1909 का एक्ट के नियम के तहत। और यहाँ पे इसको एक्सटेंड किया गया था यानी बढ़ाया गया था, यह आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें, पॉइंट नंबर 6 है आपके सामने, केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। इस एक्ट में इंडियन सिविल सर्विसेज ICS की परीक्षा का आयोजन भारत में कराने का प्रावधान किया गया था। इस एक्ट में इंडियन सिविल सर्विसेज ICS की परीक्षा का आयोजन भारत में कराने का प्रावधान किया गया था। सर्वप्रथम भारत में 1922 में इलाहाबाद में ICS इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा कराई गई, जो पूर्व में लंदन में आयोजित होती थी। इलाहाबाद में कब हुई साथियों, 1922 में हुई थी सर्वप्रथम। इस एक्ट के तहत सीमित मताधिकार की व्यवस्था भी की गई। कौन से एक्ट में, 1919 के एक्ट में सीमित मताधिकार की भी व्यवस्था की गई है, वह समझते हैं। इस एक्ट के जैसे शिक्षा, संपत्ति, कर के आधार पर तथा महिलाओं के लिए भी सीमित मताधिकार की व्यवस्था की गई। ये कौन से एक्ट की बात हो रही है साथियों, 1919 का बाद शासन अधिनियम यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम की बात चल रही है, आपको यह ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 9 पढ़ते हैं, भारत में उच्चायुक्त हाई कमिश्नर का पद सृजित किया गया, जिसका कार्यकाल लंदन में बनाया गया। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है साथियों, क्लास को मिस नहीं करेगा। इस एक्ट के तहत वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की संख्या 1 से बढ़ाकर 3 कर दी गई, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में पूछा गया यहाँ से, ये क्लास, SI सेकंड ग्रेड, UPSC, RS इत्यादि एग्जामों के लिए बहुत ही उपयोगी कारगर सिद्ध होगी। यहाँ से 1919 का अधिनियम, 1919 का बाद शासन अधिनियम का एक भी पॉइंट मिस नहीं किया गया है, जो इम्पोर्टेंट था एग्जाम की दृष्टि से वो सभी इंक्लूड कर लिया गया है। आप जरूर देख रहे होंगे कितना गजब का कंटेंट दिया गया है, इसी के लिए एक लाइक कर दीजिए। इस एक्ट में 135 अनुच्छेद और 4 अनुसूचियाँ थी। 1919 का बाद शासन अधिनियम में 135 अनुच्छेद और 4 अनुसूचियाँ थी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, आपके सामने पॉइंट नंबर 12 है। इस एक्ट के द्वारा विधान परिषद में 3 प्रकार के सदस्य शामिल करने की घोषणा हुई थी। इस एक्ट के द्वारा विधान परिषद में 3 प्रकार के सदस्यों को सम्मिलित करने की घोषणा हुई थी। निर्वाचित सदस्य 70%, मनोनीत सदस्य वायसराय के द्वारा 20%, मनोनीत गैर सरकारी सदस्य वायसराय के द्वारा 20%। इस एक्ट के तहत केंद्रीय विधानसभा 1920, 1923, 1926, 1930, 1934 और 1945 में चुनाव हुए थे। किस एक्ट के तहत हुए थे, 1919 के एक्ट के तहत केंद्रीय विधानसभा में। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसलिए क्लास को पूरी देखना है। जो भी इस क्लास को पूरी देखेगा उसी को समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा बिल्कुल भी, इसलिए आप क्लास में जुड़े रहिए। इस एक्ट के तहत भारत सचिव और उसकी परिषद के सदस्यों का वेतन ब्रिटेन के राजकोष से दिया जाने लगा। 1919 के एक्ट के तहत भारत सचिव व उसकी परिषद के सदस्य का वेतन ब्रिटेन के राजकोष से दिया जाने लगा। और पॉइंट नंबर 15 है आपके सामने, भारत परिषद सदस्य संख्या 15 से घटाकर 12 कर दी गई। कुछ तो रीजन होगा ये 12 करने के पीछे,
बाद परिषद सदस्य संख्या 15 से घटाकर 12 कर दी गई। ये आपको पता होगा किस लिए की गई थी, क्योंकि इसमें 12 सचिव की शक्तियाँ कम कर दी गई थी, इसलिए। ये यहाँ पे दे रखा है, आगे पॉइंट है आपके सामने। 12 सचिव की शक्तियाँ कम कर दी गई, अर्थात भारत परिषद की शक्तियाँ वायसराय को हस्तांतरित कर दी गई। इस एक्ट के तहत 1921 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी केक का पद सृजित किया गया। इस एक्ट के तहत 1921 में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक केक का पद सृजित किया गया था। कब किया गया था साथियों? 1921 में किया गया है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 18 आपके सामने। 1921 में चैम्बर ऑफ प्रिंसेज नरेंद्र मंडल का प्रावधान किया गया। 1921 में चैम्बर ऑफ प्रिंसेज नरेंद्र मंडल का प्रावधान किया गया है साथियों। इसका नामकरण अलवर नरेश जय सिंह के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया साथियों? इसका नामकरण किया गया है अलवर नरेश जय सिंह के द्वारा। और प्रथम अध्यक्ष कौन बने? वाइसराय लॉर्ड रीडिंग। कौन बने? नाम ही ऐसा है साथियों, इसलिए ध्यान रखना है आपको। प्रथम अध्यक्ष कौन है? वाइसराय लॉर्ड रीडिंग है। प्रथम चांसलर बने थे महाराजा गंगा सिंह, जो बीकानेर से आते हैं। और इसमें कुल सदस्य संख्याएं 121 राजा सदस्य बने थे। इसमें हैदराबाद और मैसूर शामिल नहीं था। कौन कौन शामिल नहीं थे? हैदराबाद और मैसूर शामिल नहीं थी। और कुल सदस्य संख्या इसकी 121। चैम्बर ऑफ प्रिंसेज की सदस्य संख्या 121 राजा सदस्य थे इसमें। और प्रथम चांसलर बने थे महाराजा गंगा सिंह। प्रथम अध्यक्ष वाइसराय लॉर्ड रीडिंग। इसका नामकरण हुआ है अलवर नरेश जय सिंह के द्वारा। ये आपको ध्यान रखनी है। और साथियों आगे इसके बारे में जानते हैं। पॉइंट नंबर 19 से आपके सामने। इस एक्ट में कांग्रेस के द्वारा अपर्याप्त, असंतोषजनक और निराशाजनक मानकर निंदा की गई। इस एक्ट की निंदा की गई थी। और इस एक्ट के बारे में गंगाधर तिलक ने भी कहा है, बिना सूरज का सवेरा कहा है। 1919 एक्ट को गंगाधर तिलक ने बिना सूरज का सवेरा कहा है। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है। और सुभाष चंद्र बोस ने भी कहा है, भारतीय जनता के लिए नवीन बंधन यानी बेड़ियों का नया जाल की संज्ञा दी गई है। और 20वां एक्ट है आपके सामने। इस एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि द्विविध शासन प्रणाली की समीक्षा के लिए 10 वर्ष बाद एक वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा। साथियों इस एक्ट में यह प्रावधान किया गया है कि प्रांतों में द्विविध शासन प्रणाली की समीक्षा के लिए 10 वर्ष बाद एक वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा। लेकिन यह आयोग 10 वर्ष बाद न आकर 8 वर्ष बाद ही आ गया था 1927 में, जिसे साइमन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। आपको ध्यान रखना है, यह भारत में आया था। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। इसमें 7 सदस्य थे, वो जो सभी अंग्रेज थे, इसीलिए श्वेत आयोग की भी संज्ञा दी गई थी। और लाहौर में इस आयोग का बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था, जिसमें लाला लाजपत राय जी पर लाठीचार्ज किया गया और वो शहीद हो गए थे। उसके बारे में हम जानेंगे आगे। तो साथियों एक बार इसका अपन रिवीजन कर लेते हैं। इस एक्ट में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं वो सभी जानते हैं। 1919 के प्रमुख प्रावधान किए गए थे। इस एक्ट के द्वारा प्रांतों में द्विविध शासन की शुरुआत की गई है। शॉर्टली रिवीजन करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या पढ़ा था अभी। और फिर इसके बाद एमसीक्यू करेंगे, थ्योरी के बाद कुछ एमसीक्यू करेंगे, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। प्रांतों में द्विविध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई थी। इसके जनक कौन थे? लियोनस कर्टिस थे। प्रांतों में 2 भागों में बांटा गया था, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। साथियों शॉर्ट में रिवीजन करेंगे इसका।
हस्तांतरित विषय में पुलिस, न्याय, वित्त और भू राजस्व, कर, पेंशन, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, खान, कारखाना, बिजली, गैस, श्रमिक कल्याण, सार्वजनिक सेवाएं जैसे महत्वपूर्ण विभाग गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी परिषद के पास थे। ये तो बात हो गई रिजर्व सब्जेक्ट्स की बात हो गई। अब हस्तांतरित विषय यानी ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट की बात करते हैं। इसमें है शिक्षा, आबकारी विभाग, उद्योग, मापतौल, स्वास्थ्य और स्थानीय स्वशासन जैसे विभाग हस्तांतरित विषय के अंतर्गत शामिल थे। द्विसदनीय विधायिका में केंद्र में पहली बार 2 सदनों वाली विधायिका स्थापित की गई है। इसमें राज्य परिषद को उच्च सदन बोलते हैं, विधानसभा को निम्न सदन बोलते हैं। इसको समझते हैं। राज्य परिषद यानी काउंसिल्स ऑफ स्टेट और विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली, इसमें कुल सदस्य हैं। राज्य परिषद में तो 60 और विधानसभा में है 145। राज्य परिषद में चुने गए प्रतिनिधि कितने थे? 34 और विधानसभा में चुने हुए प्रतिनिधि 104। सरकारी नियुक्ति नॉमिनेटेड राज्य परिषद में है 26 और विधानसभा में है नॉमिनेटेड 41 राज्य परिषद का कार्यकाल है 5 साल और विधानसभा का कार्यकाल है 3 वर्ष। सीटों का बंटवारा इसी प्रकार हुआ है जैसे 20 तो सामान्य में थे। राज्य परिषद की बात करते हैं तो 20 सामान्य, 10 मुस्लिम और 3 यूरोपीय, 1 सिख। और सीटों का बंटवारा विधानसभा में करें तो 10 मुस्लिम, 3 यूरोपीय और 1 सिख, 52 सामान्य, 3 मुस्लिम। साथियों यहाँ पे मिस्टेक होगी थोड़ी सी, इसको समझते हैं आगे। 3 मुस्लिम, 9 सिख, 9 यूरोपीय, 2 सिख और 7 जमींदार थे और 4 व्यापारी थे। आगे चलते हैं। इस एक्ट के तहत गठित राज्य परिषद में प्रथम अध्यक्ष अलेक्जेंडर मुंडीमन थे। ये आपको ध्यान रखना है कि कौन थे। गठित राज्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष अलेक्जेंडर मुंडीमन थे। राज्य परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष, केंद्रीय परिषद का 3 वर्ष। इस एक्ट के द्वारा 2 सूचियाँ लाई गई थी जिनको संघ सूची, राज्य सूची कहते हैं। इसमें संघ सूची में 47 विषयों को शामिल किया गया था और राज्य यानी प्रांतीय सूची में 50 विषयों को शामिल किया गया था। नेक्स्ट, इस एक्ट के द्वारा केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। लॉर्ड ली की अध्यक्षता में शाही आयोग का गठन 1923 में हुआ था। रिपोर्ट 1924 में आई थी। इसकी सिफारिश पर, ली आयोग की सिफारिश पर 1 अक्टूबर 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इसे वर्तमान में लोक सेवा आयोग के नाम से जाना जाता है, यूपीएससी जिसे बोलते हैं। इस एक्ट के तहत सांप्रदायिक पृथक निर्वाचन प्रणाली का दायरा बढ़ाया गया था। केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया था। इस एक्ट में इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा का आयोजन हुआ। भारत में हुआ था 1922 इलाहाबाद में। ये पहले लंदन में आयोजित की जाती थी। इस एक्ट के तहत सीमित मताधिकार की व्यवस्था हुई जिसमें शिक्षा, संपत्ति कर के आधार पर बांटा गया था। महिलाओं के लिए भी सीमित मताधिकार की व्यवस्था की गई थी। बाद में हाई कमिश्नर का पद सृजित हुआ था। लंदन में कार्यकाल बनाया गया है। इस एक्ट के तहत वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की संख्या 1 से बढ़ाकर 3 कर दी गई। इस एक्ट में 135 अनुच्छेद और 4 अनुच्छेद थी। अपन शॉर्टली रिवीजन करें साथियों। इस एक्ट के द्वारा विधान परिषद में 3 प्रकार के सदस्य शामिल करने की घोषणा हुई थी। निर्वाचित सदस्य 70, मनोनीत सदस्य वायसराय के द्वारा 20, मनोनीत गैर सरकारी सदस्य वायसराय के द्वारा 20%। इस एक्ट के तहत विधानसभा में 1920, 1923, 1926, 1930, 1934 और 1945 के चुनाव हुए थे। केंद्रीय विधानसभा में 1920, 1923, 1926, 1930, 1934 और 1945 के चुनाव हुए थे। इस एक्ट के तहत भारत सचिव और उसकी परिषद के सदस्यों का वेतन ब्रिटेन के राजकोष से दिया जाने लगा। ये नोट करना है आपको। भारत परिषद सदस्य संख्या 15 से घटाकर 12 कर दी गई। भारत सचिव की शक्तियों को कम कर दी गई, अर्थात भारत सचिव की शक्तियाँ वायसराय को हस्तांतरित कर दी गई। इस एक्ट के तहत 1921 में नियंत्रणक और महालेखा परीक्षक यानी केक का पद सृजित किया गया। कब किया गया था? 1921 में किया गया था। नेक्स्ट आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 18 है 1921 में चैम्बर ऑफ प्रिंसेस
यानी नरेंद्र मंडल का प्रावधान किया गया, यानी गठन किया गया था। इसका नामकरण अलवर नरेश जयसिंह के द्वारा किया गया था। प्रथम अध्यक्ष है वायसराय लॉर्ड रीडिंग। प्रथम चांसलर बने थे महाराजा गंगा सिंह बीकानेर के। कुल सदस्य संख्या 121 राजा सदस्य थे इसमें, हैदराबाद और मसूर को छोड़कर। इस एक्ट को कांग्रेस के द्वारा पर्याप्त असंतोषजनक और निराशाजनक मानकर निंदा की गई, ये आपको ध्यान रखना है। इस एक्ट को गंगाधर तिलक ने बिना सूरज का सवेरा कहा है। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय जनता के लिए नवीन बंधन और बेड़ियों का नया जाल की संज्ञा दी गई है। इस एक्ट के लिए प्रावधान किया गया कि द्विविध शासन प्रणाली समीक्षा के लिए 10 वर्ष का एक वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा। यह वैधानिक आयोग 10 वर्ष बाद में आकर 8 वर्ष बाद ही आ गया था, 1927 में आ गया था साथियों, और इसे साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। साइमन कमीशन के बारे में पढ़ते हैं साथियों, अपने ये शॉर्ट रिवीजन कर लिया है। साइमन कमीशन आयोग का गठन हुआ था 3 फरवरी 1928 को भारत में आया था। मतलब ये ध्यान रखना है आपको, कब आया था भारत में, 3 फरवरी 1928 को भारत में आया था साइमन कमीशन। ये एक साथ सदस्यीय दल था। सभी सदस्य अंग्रेज होने के कारण इसे संयुक्त आयोग के नाम से भी जाना जाता है। साइमन आयोग को क्या जाना जाता, संयुक्त आयोग के नाम से भी जाना जाता है। साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे और सातों के साथ ही अंग्रेज थे। सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसीलिए संयुक्त आयोग के नाम से भी जाना जाता है इसको। सर जॉन साइमन ये सदस्य थे साथियों मेन। दूसरे क्लेमेट एटली, तीसरे एडवर्ड कैडोगन, फोर्थ है हैरी लेवी लॉसन, 5वें वर्नोन हार्टसॉन, 6ठे हैं जॉर्ज लेन फोक्स, फोर्थ है डोनाल्ड हावर्ड। साथियों साइमन कमीशन के 7 सदस्य हैं। सर जॉर्ज साइमन कौन है साथियों, सर जॉर्ज साइमन थे। क्लेमेट एटली थे, एडवर्ड कैटोगन थे, हैरी लेवी लॉसन थे, वर्नोन हार्टसॉन थे और जॉर्ज लेन फोक्स थे, डोनाल्ड हार्वर्ड थे। ये 7 सदस्य हो गए साथियों साइमन कमीशन के। जो 7 सदस्य इनके नाम याद करना है आपको, सर जॉर्ज साइमन, क्लेमेट एटली, एडवर्ड कैटोगन, हैरी लेवी लॉसन, वर्नोन हार्टसॉन, जॉर्ज लेन फोक्स, डोनाल्ड हावर्ड। डोनाल्ड से याद रख लेना आप तो। नेक्स्ट आगे चलते हैं साथियों। इस आयोग में किसी भारतीय को शामिल किया गया, इसी आयोग में किसी भारतीय को शामिल नहीं किया गया। आप विशेष ध्यान रखना है किसको शामिल नहीं किया गया था, किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था इस आयोग में। इसी कारण से भारतीयों ने इसका विरोध किया था। साइमन कमीशन का विरोध किसने किया था, भारतीयों ने किया था, क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं था। तो विरोध तो होना ही है साथियों। लाहौर में इस आयोग का विरोध लाला लाजपत राय के द्वारा किया जा रहा था, जिसके कारण लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज किया गया था। मृत्यु हुई थी लाला लाजपत राय की 30 अक्टूबर 1928 को। कब हुई थी साथियों, 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। साथियों नोट कर लीजिए आपको नोटबुक में, लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी, 30 अक्टूबर 1928 को हुई थी। मरते समय लाला लाजपत राय बोले थे, मेरे ऊपर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत में एक कील का समान होगी। मरते समय लाला लाजपत राय बोले थे, मेरे ऊपर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत में एक एक कील के समान होगी। ये इनका कोटेशन है, ये ध्यान रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन करते हैं साथियों, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। थ्योरी पढ़ ली है अपन ने, अब क्वेश्चन करेंगे। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत प्रांतीय विषयों को आरक्षित और स्थानांतरित विषयों में विभाजित किया गया था। निम्न में से कौन सा एक आरक्षित विषय था। साथियों ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा आपने, तो भी आप आंसर दे देंगे। आरक्षित यानी रिजर्व्ड
विषय बताना है आपको। ऑप्शन ए है स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, न्याय प्रशासन या स्वास्थ्य। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है साथियों। इसमें क्या आएगा, आरक्षित विषय बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, बाल शासन अधिनियम 1919 के तहत प्रांतीय विषयों में आरक्षित और स्थानीय श्रेणी में विभाजित किया गया निम्नलिखित में से कौन सा एक आरक्षित विषय था। क्वेश्चन नंबर 1 है साथियों, इसमें कौन सा है सही। साथियों इसका आंसर है आपके सामने ऑप्शन सी, न्याय प्रशासन था जो आरक्षित विषय में शामिल था। सही है साथियों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, 1919 के अधिनियम के द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय विधानसभा स्थापित की गई थी। राज्य परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे साथियों। राज्य परिषद के पहले अध्यक्ष बताना है आपको। राज्य परिषद यानी काउंसिल ऑफ स्टेट के पहले अध्यक्ष कौन बने थे। काउंसिल ऑफ स्टेट के पहले अध्यक्ष कौन बने थे। फ्रेडरिक वाइट, अलेक्जेंडर मुंडीमैन, सच्चिदानंद सिन्हा या विठल भाई पटेल। 4 ऑप्शन दिए गए साथियों, बताना इसका आंसर क्या है। 1919 के अधिनियम के द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय स्थापित किया गया। काउंसिल ऑफ स्टेट के पहले अध्यक्ष कौन थे। 4 ऑप्शन है, फ्रेडरिक वाइट, अलेक्जेंडर मुंडीमैन, सच्चिदानंद सिन्हा या विठल भाई पटेल। कौन है साथियों, इसका आंसर है अलेक्जेंडर मुंडीमैन थे, जो हमने पढ़ा था नोट में, आपको ध्यान आ रहा होगा, नोट लगा के लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, इस अधिनियम के तहत सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कम्युनियल रिप्रेजेंटेशन का विस्तार किन समुदायों तक किया गया था। इस अधिनियम के तहत कौन से अधिनियम की बात चल रही है साथियों। इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किन समुदाय तक किया गया था। केवल सिख और मुस्लिम, सिख, भारतीय, ईसाई, एंग्लो इंडियन और यूरोपीय, या केवल अनुसूचित जाति और जनजाति, या केवल पारसी और जैन। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का विस्तार किन समुदाय तक किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताना है। इसमें आएगा ऑप्शन बी, सिख, भारतीय, ईसाई, एंग्लो इंडियन और यूरोपियन शामिल थे। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, 1919 के प्रावधानों के आधार पर भारत में लोक सेवा आयोग का PSC का गठन किया गया। किस आयोग की सिफारिश पर किया गया था, ये बताना है आपको। कौन सा आयोग था साथियों। साइमन कमीशन आयोग, हंटर कमीशन आयोग, या ली कमीशन, 1923 आयोग, या बटला समिति। आप सभी को जानते होंगे साथियों, इसका आंसर क्या है। लोक सेवा आयोग का गठन किस सिफारिश पर किया गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना है चैनल को। साथियों 1919 का अधिनियम अपन ने अच्छे से कवर किया है, इसलिए आपको पता होगा इसका आंसर क्या है। बताओ साथियों, इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ली कमीशन, 1923 में आया था ये साथियों। ली कमीशन आयोग ने ही लोक सेवा आयोग का गठन की सिफारिश की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। बताओ साथियों, इसका आंसर क्या है। बाल शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, बताना है इसमें से कौन सा सही है। सभी सत्य कथन पूछा गया है, इसी बात को ध्यान रखना है। इसमें प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई। इसने बाल सचिव के वेतन को ब्रिटिश राजस्व से दिए जाने का प्रावधान किया गया। इसमें महिलाओं को सीमित मताधिकार प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। तो इसमें क्या आएगा साथियों।
केवल एक और दो, या केवल दो और तीन, या केवल एक और तीन, या उपयुक्त सभी? बताओ साथियों, इसमें क्या आएगा? भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका आंसर है साथियों ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त सभी हैं, सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने। बहुत शानदार क्वेश्चन है साथियों, बताना है आपको इसका आंसर क्या है। ये भी भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में द्वितीय शासन डायरेक्सी के कार्यान्वयन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में द्वितीय शासन के क्रियान्वयन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आपसे सत्य क्वेश्चन पूछा गया है, सभी कथन सत्य चुनना है आपको साथियों। इसमें क्या है, कौन सा गलत है, कौन सा सही है, ये बताना है। और सही है तो क्यों है, गलत है तो क्यों है, ये आपको पता होना चाहिए। गवर्नर को स्थानांतरित विषयों पर मंत्रियों की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया। गवर्नर को स्थानांतरित विषयों में मंत्रियों की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया था, या फिर आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर और अपनी कार्यकारी परिषद एग्जीक्यूटिव काउंसिल के माध्यम से करता था, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी, या फिर वित्त फाइनेंस को एक स्थानांतरित विषय बनाया गया था ताकि भारतीय मंत्री विकास कार्य कर सके। इसमें से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक और दो, केवल दो, केवल एक और तीन, या एक, दो और तीन, तीनों सही है? बताओ साथियों, इसमें से कौन सा कथन सही है? अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में द्वितीय शासन के क्रियान्वयन के बारे में सत्य कथन बताना है। साथियों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन बी सही है। केवल दूसरा कथन ही सत्य है और सभी गलत है, क्योंकि गवर्नर मंत्रियों की सलाह से मानने के लिए बाध्य नहीं था और वित्त एक आरक्षित विषय था, न कि स्थानांतरित विषय था। यह आपको ध्यान रखना है। फाइनेंस एक स्थानांतरित विषय नहीं था, जबकि यह रिजर्व्ड कैटेगरी में शामिल था। यह आपको ध्यान रखना है। इसलिए कथन भी सत्य है और सभी गलत हैं। ऑप्शन को अच्छे से पढ़ा करो। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने। 1919 के अधिनियम ने केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों का सीमांकन किस प्रकार किया गया? 1919 के अधिनियम के केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों का सीमांकन किस प्रकार किया गया? ऑप्शन ए, इसने पहली बार केंद्र और प्रांतों की शक्तियों को पूरी तरह अलग कर दिया गया। इसने केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को सूची में स्पष्ट रूप से परिभाषित और पृथक किया गया। इसने अवशिष्ट शक्तियों रेसिडुअरी पावर से प्रांतीय गवर्नर को सौंप दी गई। इसने प्रांतों को संप्रभु विधायी निकाय बना दिया गया। साथियों इसका आंसर क्या है आपको बताना है। 1919 के अधिनियम ने केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों का सीमांकन किस प्रकार किया गया? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या है साथियों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों। इसमें आएगा ऑप्शन बी। इसमें आएगा साथियों ऑप्शन बी। हालांकि सूचियां अलग अलग की गई, लेकिन प्रशासनिक नियंत्रण अभी भी केंद्रीकृत बना रहा। आपको ये नोट ध्यान रखना है कि सूचियां अलग अलग की गई थी, लेकिन प्रशासनिक नियंत्रण अभी भी केंद्रीकृत बना रहा था। इस बात का आपको नोट करना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान पहली बार 1919 के अधिनियम के द्वारा पेश किया गया? निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान पहली बार 1919 के अधिनियम द्वारा पेश किया गया था साथियों? वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में एक से बढ़कर 3 भारतीय सदस्यों का होना, लंदन में भारत के लिए उच्चायुक्त हाई कमिश्नर के लिए कार्यालय का सृजन करना,
लोक सेवा आयोग पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना करना है। कौन सा कथन सत्य है? आपसे सत्य कथन पूछा गया है। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3 या 1, 2 और 3, कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या है बताओ साथियों। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 1 से बढ़कर 3 भारतीयों का होना, या लंदन में भारत के लिए हाई कमिश्नर कार्यालय का सृजन करना, लोक सेवा आयोग की स्थापना करना, पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना करना, कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है साथियों ऑप्शन डी, सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अभी। साथियों क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो क्लास को शेयर करना है और अपने मित्रों के संग जरूर क्लास को शेयर कीजिए। 1919 के अधिनियम के तहत गठित राज्य परिषद काउंसिल्स ऑफ स्टेट के बारे में सत्य कथन बताना है। साथियों सत्य कथन पूछा गया है, इसी बात का ध्यान रखना है आपको। इसका कार्यकाल 3 वर्ष तथा इसमें सभी सदस्य निर्वाचित थे। इसमें 60 सदस्य थे जिसमें से 34 निर्वाचित व 36 मनोनीत थे। यह केवल पुरुष ही इसके सदस्य बन सकते थे, महिलाओं को अनुमति नहीं थी। यह BOC। साथियों राज्य परिषद के बारे में पूछा गया है, इसी बात का ध्यान रखना है। 1919 के अधिनियम के तहत गठित राज्य परिषद के बारे में सत्य कथन बताना है। बताओ साथियों इसका आंसर क्या है। 1919 के अधिनियम के तहत गठित राज्य परिषद काउंसिल्स ऑफ स्टेट के बारे में क्या सत्य है? काउंसिल्स ऑफ स्टेट के बारे में बताना है 1919 के अधिनियम के तहत। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है साथियों डी और बी दोनों सही है। साथियों इसमें आएगा ऑप्शन डी आएगा, बी और सी दोनों सही है, क्योंकि इसमें सारे बी और सी दोनों सही है। वो भी सही है, आपको पता है क्यों ये सही है, क्योंकि इसका कार्यकाल 5 वर्ष का था। यहाँ पे कितना आएगा, 5 वर्ष आएगा। राज्य परिषद का कार्यकाल कितना था, 5 वर्ष था, इसलिए ये कथन गलत है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के प्रावधान के लिए के तहत महासचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के संदर्भ में क्या बदलाव हुआ? बताओ साथियों। उसकी शक्तियों को कम करने के लिए भारतीय उच्चायोग यानी हाई कमिश्नर का नया पद सृजित किया गया। उसका वेतन अब ब्रिटिश राजस्व से दिया जाना तय हुआ। उसे बाद में स्थानांतरित विषयों में हस्तक्षेप करने की शक्ति नहीं रही। ये बताओ साथियों इसका आंसर क्या है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के प्रावधानों के तहत महासचिव के संदर्भ में क्या बदलाव हुआ था, यह आपको बताना है। बताओ साथियों क्या बदलाव हुआ था। साथियों इसका पहला भी ऑप्शन सही है, दूसरा भी सही है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाता है। केवल 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है साथियों, इसका आंसर बताना है आपको। 1919 के अधिनियम के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन पूछा गया है, इसी बात का ध्यान रखना है। पहली बात तो ये नोट करनी है आपको कि इसमें एक सत्य पूछा है या असत्य पूछा है। 1919 के अधिनियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। इसने पहली बार भारत में प्रत्यक्ष चुनाव यानी डायरेक्ट इलेक्शंस की शुरुआत हुई थी। 1919 के अधिनियम में संपत्ति कर और शिक्षा के आधार पर मताधिकार को व्यापक बनाया, या फिर इसने सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। कौन सा कथन सत्य है? 1919 के अधिनियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। साथियों इसमें सभी कथन सत्य हैं।
आपको ये ध्यान रखना है साथियों, इसमें सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार ज़बरदस्त। क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिले इसलिए सब्सक्राइब करके रखें चैनल को। और ऐसे ही आगे कल हम पढ़ेंगे 1935 का अधिनियम। आज की क्लास बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए आज 1919 का अधिनियम ही पढ़ेंगे। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। 1919 का अधिनियम लाने के पीछे मुख्य क्या कारण थे? अभी ये पढ़ तो लिया लेकिन ये पता नहीं है कि इसका कारण क्या था, तो इसलिए जानते हैं 1919 का अधिनियम लाने के पीछे मुख्य कारण क्या रहे। माले मिंटो एक्ट भारतीयों की स्वशासन की मांगों को पूरा नहीं कर सका, लखनऊ एक्ट के कारण हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि, या फिर होम रूल आंदोलन के कारण भारतीयों में राष्ट्रीयता का संचार, या फिर कांग्रेस में ब्रिटिश सरकार के द्वारा अपनाई गई फूट डालो राज करो की नीति कमज़ोर हुई। साथियों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये POIQ है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। 1919 का अधिनियम लाने के पीछे मुख्य कारण क्या रहे थे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आजकल RPSC ऐसे क्वेश्चन पूछती हैं, इसलिए RS फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में और सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखें। तो आप समय समय पर क्लास आपको उपलब्ध कराई जा रही है, उसी का आनंद लें। और इसका आंसर है ऑप्शन डी। इसी के साथ आज क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।